रख रहे हैं। तो याद रखिएगा, जहां पर बंधन है वहां मुक्ति नहीं है, और जहां पर मुक्ति है वहां पर बंधन नहीं है। इसलिए कोई भी जो नियम होता है वो इंसान के भलाई के लिए होता है, समाज के भलाई के लिए होता है, और वही नियम जब समाज के अधोगति का कारण बनता है, ऐसे नियमों को तो फेंक देना चाहिए। क्यों? आप अगर धोती के बदले में पजामा कुर्ता पहन सकते हैं, शर्ट टी शर्ट पहन सकते हैं, तो फिर पुरानी जो व्यवस्थाएं जो आपके और आपके समाज के सर्वात्मक उन्नति के पथ पे बाधा है, उसको क्यों नहीं बदल सकते हैं? हम बहुत दूर नहीं जाना चाहते हैं, हम सिर्फ अपने देश भारतवर्ष की बात करना चाहते हैं। भारतवर्ष की जो राज्य व्यवस्था है ये ब्रिटिश के आने के पहले अलग थी, मुगलों के आने के पहले अलग थी। अर्थात मुगलों के आने के बाद हमारी व्यवस्थाएं बहुत बदल गए, बहुत सारे परिवर्तन आ गए। ठीक उसी प्रकार ब्रिटिश ने आके हमारी व्यवस्था को संपूर्ण रूप से बदल डाला। पूरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर समाज का बदल रहा, हमारे सोच को बदल डाला। हमारी संस्कृतियों पर अपने संस्कृति को थोपा, हमारे भाषा पर वो अपने भाषा को थोपा, हमारे पॉटरी सिस्टम या हमारे जीवन के जो भी आधार थे सब पर वो अपने विचारों को थोपकर हमें पंगु बना दिया। बट हमारे लोग अपने स्वाभिमान जागृत हुआ, जो स्वाभिमान भारतीय स्वतंत्रता के रूप में उभरा और अंग्रेजों को भागने के लिए मजबूर किया हमारे देश। लेकिन हुआ क्या? अंग्रेज भागने के बाद हमको मिला क्या? हम में बहुत ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं आया, न हमारी व्यवस्था में न कोई चीज में। नाम के वास्ते हम स्वाधीन है, स्वतंत्र है। फैक्ट ये है कि हम तो स्वाधीन तो है ही नहीं। किस तरह की स्वाधीनता की बातें आप करते हैं भाई? आपके देश की संविधान, जिस संविधान को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, सर्वोपरि मानते हैं, मेरा पूछना है यह संविधान किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण ने दिए थे, भगवान शिव ने दिए थे, भगवान श्री रामचंद्र ने दिए थे, बुद्ध भगवान ने दिए थे आपको ये संविधान? नो, नॉट एट ऑल। ये तो कुछ अंग्रेजों के दलाल, कुछ धनतांत्रिक अर्थात कुछ बनिक वर्ग और राजनेताओं ने अंग्रेजों के साथ एक पैक्ट किया। वो पैक्ट है कि भाई देखो, ये देश में अब गरम दल बहुत ही सक्रिय हो गया है, आप लोग अब यहां से जाओ भाई। अब किस तरह से जाओगे लोग, आपको क्या चाहिए? बस अंग्रेज को मिल गया मौका। अब ठीक है, हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, लेकिन क्या करके जाएंगे? देखो हम कैसे तुमको बढ़िया से सभ्य भाषा में कहते कि बेम्बू दे के जाना है। बेम्बू कैसे देते हैं? देखो तुमको देते हैं। बेम्बू क्या दिया? जाति के आधार पर, रिलीजियन के आधार पर तुम्हारे देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया। वाह, बहुत अच्छा काम किया। दूसरी बात क्या किया? देखो तुम्हारा संविधान बनाने में हम मदद करेंगे। संविधान भी बना दिया। वो संविधान भी बना के ब्रिटिश के ही दलाल लोग इस संविधान को बनाए। उस समय के कुछ बनिक वर्ग बनाकर अपने ही उल्लू सीधा करने के लिए सारे नियम कानून बना दिए। अपने ही उल्लू सीधा करने के लिए सेकुलरिज्म नाम का चीज इसमें घुसेड़ दिया, जिससे कि भारतवासियों का जो प्राण धर्म है वो नाश हो जाए, सर्वनाश हो जाए।
भारतवर्ष के जो प्राण धर्म है, प्राण रस है, भारत की संस्कृति और सभ्यता, उसका समूल नष्ट हो जाए, भारतीयों का जो आध्यात्मिक भावनाएं हैं वो खत्म हो जाए और भारतीय नहीं रह के, हाँ रहो तुम भारतीय रहो, लेकिन तुम ब्रिटिश बन के रह जाओ, तुम विदेशी गुलाम बन के रह जाओ, तुम हमारी भाषाओं को बोलो, तुम अपने संस्कृति को लात मारो और दूसरे के संस्कृतियों को अपने कपाड़ पे मुकुटमणि बना के रखो। यही तो सिखाया है हमारे संविधान में। कितना सुंदर ये संविधान है हमारा भारतवर्ष का, जिसको सब लोग माथा टेकते हैं भाई। अभी उस संविधान के बारे में नहीं कहते हैं। मेरा कहना है कि संविधान अगर हमारे हित के लिए है, सर्वात्मक कल्याण के लिए है, तो वो सर्वात्मक कल्याण वाला हमारा संविधान आज तक 70 वर्ष में भारत के लोगों को 2 वक्त रोटी मुहैया नहीं करा पाया। क्यों अभी भी भारतवर्ष के लोग गरीबी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं? क्यों भारतवर्ष के लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ा है नौकरी करने के लिए, अपने जीविका उपार्जन करने के लिए? क्यों भारतवासी अभी तक नंगे रहते हैं? भारतवर्ष के लोग अभी भी अशिक्षित क्यों हैं? क्या नहीं है तुम्हारे पास? सारे चीज तो भारतवासी तुम्हारे लिए, राजनेताओं के लिए अपने सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार हैं, सब कुछ लुटा देते हैं अपने नेताओं के लिए। लेकिन तुमने क्या किया? तुम नेताओं ने क्या किया? क्या दिया देश को? अभी भी वही गरीबी, वही कंगाली और अभी भी पुलिस की डंडा। तुम्हारे घटिया सोच, तुम्हारे सड़े हुए नियम कानून, तुम्हारे शोषण यंत्र के विरुद्ध में कोई बोले तो तुम डंडा चलाओगे, संविधान की बातें करोगे। कैसे संविधान भाई? जो संविधान हमारे देश के नागरिकों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है, हमारे प्राण धर्म को नाश कर रहा है, ऐसे संविधान किस काम का? ये नियम इंसान बनाया है, इंसान के अच्छाई के लिए। जब वो नियम इंसान के अच्छाई के लिए रहा नहीं तो फिर उस नियम को क्यों रखेंगे, क्यों पूजेंगे हम? कपड़े पुराने होते फट जाते फेंक देते हैं क्योंकि वो काम का नहीं होता है। घर का बर्तन अगर पुराना है तो उसको फेंक देते हैं। घर अगर पुराना हो तो घर को तोड़ के नए घर बनाते हैं। सारे चीज को फेंक सकते हैं, लेकिन सड़े हुए वो जो अंग्रेजों के दलाल और बनिक वर्ग व्यवसायियों के बनाए हुए संविधान को हम अपने मुकुटमणि कैसे बना सकते हैं भाई? मनुष्य 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल इंतजार कर सकता है। 70 साल इंतजार करना पड़ा कि कोई तो आएगा जो हमारे कम से कम मुंह में 2 वक्त की रोटी तो देंगे, कम से कम हम पहनने के लिए कपड़े तो देंगे, कम से कम हमारे बच्चे शिक्षित होंगे। कितनी दोगला शिक्षा नीति है कि गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे और धनी के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में लाखों फी दे के पढ़ेंगे। डबल स्टैंडर्ड। कैसी संविधान जहां पर सरकारी कॉलेजों में छात्र पढ़ते नहीं हैं और वहां पर प्रोफेसर अलग कोचिंग सेंटर खोल के पढ़ाते हैं, सरकारी सैलरी भी लेते हैं और बच्चों से भी अलग से पैसा ऐंठते हैं। यही व्यवस्था है, ये गणतंत्र है, यही गणतंत्र है। इज इट लोकतंत्र? और इसका हम दुहाई देते हैं और इसको हम अपने कपाड़ पे बैठा के रखें। कपाड़, इसको कपाड़ बोलते हैं, हेड, माथा, और गुस्सा में बोलते हैं कपाड़। इस कपाड़ पे बैठे रखेंगे। और ये गणतंत्र ने हमें क्या दिया? गणतंत्र ने एक चीज दिया, वो बहुत ही कीमती चीज है। वो कीमती चीज क्या है जानते हैं? वोट देने का अधिकार। क्यों वोट देंगे भाई? नेता को चुनने का अधिकार हमको है, और नेता हमको चुनने का कहां अधिकार है भाई? बेवकूफी है, मूर्ख बना रहे हैं लोग हम लोग को।
अरे नेताओं को तो पहले ही सिलेक्ट कर लेता है पार्टियां, पार्टी सिलेक्ट करके उसको तुम्हारे हमारे सामने लाके रख देते हैं और कहते हैं इसको इसमें से चुनो जिसको चुनना है। और चुनने का अधिकार होता तो आप अपने गांव में से चुन के लाते कि नहीं ये व्यक्ति अच्छे काम कर रहे हैं। नेताओं का क्या क्राइटेरिया है भाई? नेताओं का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? नेता का मतलब होता है देश के सेवक, नेता का मतलब होता है देश के चाकर, देश के नौकर। नौकर का मतलब तो हम जानते ही हैं, भारतवर्ष में नौकरशाह तो जानते हैं। नौकर क्या होता है? नौकर का मतलब होता है मालिक के हर इच्छाओं की पूर्ति करना। तो अगर देश नेता हमारा नौकर है, हमारा सेवक है, तो हमारे कपाड़ पे क्यों बैठ जाता है वो? कैसे हमारे कपाड़ पे, हमारे माथे पे बैठ के हमारे रक्त मांस को दिमक के तरह चाट रहा है, खाया जा रहा है? ये राजनेता कैसे हो सकता है? राजनेता का मतलब ही होता है कि वो चंद्रगुप्त मौर्य जैसे बनेंगे। राजनेता का मतलब है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे बनेंगे, जो अपने देश सेवा के लिए अपने आईसीएस के सर्टिफिकेट को फेंक दिया, अंग्रेजों के सुख सुविधाओं को त्याग दिया, गुलामी स्वीकार नहीं है। वो देश नेता थे। देश के स्वाधीनता के लिए सर्वस्व लुटा के खुद जंगल में साधना करने चले गए, वो हुए नेता। हाँ, किसी को अगर नेता सचमुच में बनना है ना, तो ये नियम बदल डालो कि पार्टियां सिलेक्ट कर देंगे किसी को और उसके बाद उसको हम मत देंगे। एकदम बेवकूफ बनाने के तरीका नहीं। पार्टियां क्यों सिलेक्ट करेंगी भाई? नेता हम अपने सिलेक्ट करेंगे। हम देखेंगे कि हमारे गांव में कौन व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सर्वात्मक उन्नति के काम में लगे हुए हैं, वैसे व्यक्तियों को नेता हम मान सकते हैं। झूठा वादा करके वादा खिलाफी करना हर नेताओं का ये फितरत बन गया है। ये हर नेताओं का ये स्वभाव है। और ये लोग समझते हैं कि अरे भाई 5 साल गोर पकड़ लो, गांव देहात में बूढ़े माताओं का पैर पकड़ लो, पैर छो माता, अरे माई, कहा कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कुछ करते, सब कुछ करेंगे। इलेक्शन के 1 महीना खूब जम के दौड़ेंगे, बस खत्म हुआ इलेक्शन, जीत गए। उसके बाद देखिए उनका स्टीम रोलर किस तरह से चलते हैं। उस नेता से भेंट करने के लिए लंबी लाइन लगेगी, नेताजी अंदर में मस्ती करेंगे। आपके पास आपसे बात करने के लिए उनके पास 2 मिनट का समय नहीं है। अब फटे चिथरे कपड़े पहन के जाएंगे, अबे कैसा चीज लाया, क्या फालतू लोग यहां कहां आके भीड़ जमा के रखा है। ये नेता हुए। ये जो गणतंत्र की ये जो चुनाव जो व्यवस्था है, ये गलत है, त्रुटिपूर्ण है, इसको चेंज करना होगा। नेता वही बन सकते हैं जिनमें त्याग की भावना है, जनता के सुख दुख में सदा सर्वदा जो 24 घंटे तक अपने आप को त्याग कर सकते हैं, वो नेता है। नहीं तो वो लेता है, सब कुछ ले लेगा, अब तक लिया है, आज भी ले रहा है और भविष्य में ले लेगा। वो नेता नहीं है, वो दुराचारी है, वो हम जोंक है, जोंक। इसलिए धनतंत्र की ये जो व्यवस्था है, ये जो इलेक्टोरल सिस्टम वोट देने का, वो भी कैसे 18 साल, वाह 18 साल हो जाओ और वोट देने का अधिकारी बन जाओ। 18 साल के, मानो 18 साल नहीं हुआ है, सर्वज्ञ संपूर्ण व्यक्तित्व निखर के आ गया, संपूर्ण व्यक्तित्व निखर के आ गया। उनमें ये ज्ञान आ गई कि वो समझ जाते हैं कौन अच्छा और कौन बुरा है। 18 साल वोट देने का अधिकार देना, इससे बड़ी मूर्खता भरी और कोई चीज नहीं होती है। लिच्छवी में गणतंत्र का
स्ट्रक्चर बना, तो वोट देने के अधिकार था? नहीं थी। राजनेता और राजकर्मचारी देने का सबको अधिकार नहीं थे। जिनके कॉमन सेंस नहीं, की साधारण बातों को समझने का सेंस नहीं है, संवेदना नहीं है, वो कोई देश के नेताओं को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? ये 18 साल या 20 साल हो, इतना एनफ नहीं है। धनतंत्र के सफलता के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, और जहां पर शिक्षा नहीं है, जहां पर 60% से ज्यादा या 50% लोग अशिक्षित हो, वहां पर राजनेता का सिलेक्शन कौन करेगा? मूर्ख तो मूर्खों, डाकू को सिलेक्ट करेगा, चोरों को सिलेक्ट करेगा। अगर शिक्षा नीति अच्छी होती, अगर शिक्षा उन्नत मान का होता कि शिक्षित होने के बाद आदमी में वो चेतना जागृत होता है, अपना दायित्व बोध, कर्म बोध, ये जिस दिन जागृत हो जाए वो सही शिक्षा है। उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि 18 साल ही हो, और कभी कभी होता है कि 30 साल में भी दायित्व बोध नहीं होता है। वैसे व्यक्ति कैसे नेता को सिलेक्ट करेंगे? कोई जरूरी नहीं है कि कोई यूनिवर्सिटी में जाके ग्रेजुएशन पास कर लिया और हो गया ज्ञानी, क्योंकि हमने देखा है यूनिवर्सिटियों के बड़े बड़े डिग्री लाकर वो हैकर्स बनते हैं, चोर बनते हैं, एटीएम चोर बनते हैं, बैंक के चोर बनते हैं, समाज को लूटने का बहुत अच्छा व्यवस्था वो बनाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को हम कहेंगे कि वोट देने का अधिकार इनको भी है? कि ये गणतंत्र का एक बहुत बड़ा छेद कह सकते, छिद्र है ये। इसलिए शिक्षा वो है जो मनुष्य को दायित्ववान बनाए, रिस्पॉन्सिबल बनाए, सेंसिबल बनाए, वो शिक्षा है। ऐसे भी लोग हैं जिस स्कूल में पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनको दायित्व ज्ञान है, उनमें नैतिक बोध है, उनका चारित्रिक बोध है। तो ऐसे व्यक्ति जिनके पास शिक्षा भी हो और व्यवहारिक ज्ञान भी हो, सामाजिक ज्ञान भी हो, दायित्व बोध हो, उन्हीं को वोट देने का अधिकार होना चाहिए था। सिर्फ वोट देने का नहीं, वोटर का नहीं, मैं बोल रहा हूं जो नेता बनेंगे उनका भी क्या अधिकार है? भारत का नागरिक हो जाने से ही वो नेता बनने का अधिकारी कैसे हो सकते हैं भाई? भारत के नागरिक होने से वो नेता बनने का अधिकारी नहीं हो सकते हैं। उनके लिए कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए, उस क्राइटेरिया को फिक्स करना होगा। जब तक उस क्राइटेरिया को फिक्स नहीं करेंगे तब तक हमारा देश गुलाम ही रहेगा, पहले अंग्रेजों का और अभी नेताओं का, धनतांत्रिकों का, वणिक वर्गों का, व्यवसायियों का गुलाम हम। इसीलिए मेरा कहना है कि ये जो शिक्षा तो 100% जरूरी है, साथ साथ ऐसा शिक्षा नहीं जो शिक्षा इंसान को गलत काम करने के लिए प्रेरित करे। इसीलिए शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करना होगा, तभी गणतंत्र हमारे लिए सर्वोत्तम तंत्र होगा। नहीं तो ये व्यर्थता है, यूजलेस है, ये सड़े हुए आलू है ये सिस्टम। इसलिए ये गणतांत्रिक व्यवस्थाएं काम नहीं कर सकती। गणतंत्र को 70 साल से देख ही लिए, अब क्या है भाई? अब किसके इंतजार में हैं हम? अब हमको कौन क्या कर देगा? सिस्टम परिवर्तन बहुत जरूरी है। जिस तरह से वोटर्स का क्राइटेरिया सिर्फ 18 साल नहीं होना चाहिए, उसमें दायित्व बोध होना चाहिए, नैतिक बोध होना चाहिए, नेताओं में भी उससे कई गुना होना चाहिए। उसका नैतिक चरित्र, उनका शैक्षणिक, और सबसे बड़ी चीज होना चाहिए सेवा भाव, सर्विस मेंटालिटी के है कि नहीं। हम इतिहास से तो ये जरूर सीखते हैं कि चाणक्य ने संपूर्ण आर्यावर्त में क्रांति लाया, अलेक्जेंडर को भगाया,
धनानंद जैसे शोषक अय्याश को भगाकर वो चंद्रगुप्त को राजा बनाकर, किसी और को प्रधानमंत्री बनाकर खुद शिक्षक बन गए, टीचर बन गए। तो ऐसे नेता होना चाहिए। नेता ये नहीं कि बस बैठ के अपने गद्दी पे अपने भाई भतीजा, अपने 14 पुश्त तक जितने भी रिलेटिव है सबको खिला पिला कर ऐसे मोटा शिट हाथी बन जाओ कि अगले 50-100 साल तक फिर कमाने की जरूरत नहीं पड़े। लोगों का खून चूसो, लोगों को बर्बाद करो, लोगों को बेवकूफ बनाओ, लोगों को ठगो। ठग विद्या जितना सीख सकते हो सीख लो, ठग विद्या का एप्लीकेशन जैसे ही करना है कर लो, बस नेता बन जाओ। आज तो बहुत सारे लोग कृषि में मन नहीं लगता, नौकरी में मन नहीं लगता है, किसी तरह से अगर एक नेता बन जाते हैं, वो गांव के पंचायत प्रमुख या मुखिया बन जाए, वह एक बार बन गए तो हो गया, कमाल। ये मानसिकता किसने जन्म दिया? ये तथाकथित ये धनतंत्र, ये तथाकथित गणतंत्र और लोकतंत्र की ये अवदान है। इसलिए धनतंत्र को अगर सफल बनाना है और ये गणतंत्र को अगर सफल बनाना है, हम बार बार गलती से धनतंत्र आ जा रहे, सॉरी, गणतंत्र को अगर सफल बनाना है तो धनतांत्रिक व्यवस्था से मुक्ति चाहिए। और सबसे पहले चीज, गणतंत्र में जिस तरह से तुम्हें हमें बोलने का अधिकार दिया गया है, उसी तरह से हमें जीविका जीने का अधिकार भी देना चाहिए। आर्थिक आजादी, जब तक आर्थिक आजादी नहीं मिलेगी, अर्थनैतिक सेल्फ सफिशिएंसी नहीं होगी, अर्थनैतिक रूप से स्वावलंबी हम नहीं होंगे, तब तक व्यर्थ है ये लोकतंत्र, ये गणतंत्र। और आर्थिक आजादी की बात यह है कि मनुष्य को अपने जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, उस मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की गारंटी देनी होगी। वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होगा, संवैधानिक अधिकार होगा हर व्यक्ति का। हर व्यक्ति अगर संवैधानिक अधिकार हो कि अगर कोई व्यक्ति का घर नहीं है, वो दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी गोस टू द लीडर्स। अगर कोई दवाओं के अभाव में मर रहा है, दवा के अभाव में, तो उस हेल्थ मिनिस्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपने माथे पर उस दायित्व को ले। कोई अगर निर्वस्त्र रहता है तो गृह मंत्री को उसका ड्यूटी बनता है। इस तरह से मनुष्य अगर अशिक्षित है, एक भी बच्चा अगर देश का अशिक्षित है, ये दायित्व तो जाता है, ये डिस्क्रेडिट जाता है शिक्षा मंत्री को। इस तरह का अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अगर हम देते हैं जनता को, तो ही होगा ये लोकतंत्र सफल। नहीं तो अगले 100, 200, 500, 1000 साल तक भी ऐसे ही हम बर्बाद होते रहेंगे, शोषित होते रहेंगे और संविधान का नाम लेकर और पुलिस बाहिनी और सेना बाहिनियों को दिखाकर, डराकर, पीटकर हमें मानने के लिए मजबूर करेगा। मानना पड़ेगा तुम्हें। ऐसे संविधान कोई काम का नहीं जो संविधान अपने नागरिकों का बेसिक नीड को पूरा नहीं कर सकता है, नहीं कर पाया हो। नेता, हंसी आ रही है मुझे, बहुत ही हंसी आती है। कोई एक डाकू को एनकाउंटर कर दिया तो एक पार्टी उसके फेवर में, बड़े बड़े नेता उसके फेवर में बोलने लगे। मेरा कहना है कि भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कैसे गुजरे भाई, शास्त्री जी कैसे गुजरे, उनका मृत्यु का फाइल कहां है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस मर गए हैं, दफन हो गए कहीं, कहां चले गए, क्यों गए भाई? किसके 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 कुकृत्य के कारण, कुकर्मों के कारण
नेताजी को देश से भागना पड़ा, छुपना पड़ा, उस फाइल को कब उजागर करेंगे? कौन करेंगे मेरे भाई? किसका कर्तव्य है? अगर इतना ही राष्ट्रवादी हैं, इतना ही देशभक्त हैं, पहले उन महान नेताओं के मृत्यु का अज्ञातवास होने के सारे तथ्यों को सामने लाओ, तो हम मानेंगे देश के तुम सच्चे पुत्र हो। अगर नहीं ला पाते हो, व्यर्थ है तुम्हारा राजनेता होना, व्यर्थ तुम्हारा है ये प्रलाप राजनीति की। हमारे देश के साथ पार्टी बनाया तुमने, पार्टी बना के दुश्मन देश के साथ चुप चुप के संधि बनाते हो, संधि करते हो, और उनसे पैसे ऐंठते हो, और उस पैसे का दुरुपयोग करते हो हमारे ही जनता को मूर्ख बनाने के लिए, भारतीय प्राण धर्म को नाश करने के लिए, भागवत धर्म के नाश करने के लिए। मीडिया खरीद लिया, न्यूज़पेपर खरीद लिया, रिपोर्टर्स को खरीद लिए, एडिटर्स को खरीद लिए, और हम तो हमारे देश में मेजॉरिटी होने के बावजूद भी हम माइनॉरिटी में हैं। हमारे अधिकार कहाँ हैं? जिनको देश से जाना चाहिए था वो देश के सिरमौर हैं, और जिसको देश में रहना चाहिए था वो भूखे नंगे हैं। ये सिस्टम गलत है। जो भी राजनेता, आज कोई भी पार्टी हो, हमें कोई पार्टी से कोई मतलब नहीं है, जो पार्टी मनुष्य के मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को दे सकता है, वो सचमुच में राष्ट्रनेता होगा। वही पार्टी, वही राजनेता देश चला सकता है। इसलिए ये चेंज करो कि 18 साल में वोट देने का अधिकार होगा। ये बदल डालो कि नेता पार्टियां चुनेंगी, नहीं, ये गलत है। नेता चुनने का अधिकार 100% लोग को दो। इसलिए मेरा कहना है, गणतंत्र जब भीड़ों का तंत्र है, भीड़ ही डिसाइड निर्णायक है, वो भीड़, वो झुंड, भले भेड़ की झुंड क्यों ना हो, मूर्खों का झुंड क्यों ना हो, उस झुंड को अधिकार है नेता चुनने का। वो भेड़ बकरी आके देश को चला लेंगे, चोर डाकुआ के देश को चला लेंगे। ये सिस्टम चेंज द सिस्टम। नेताओं का दायित्व तो ज्यादा है, नेताओं की रिस्पांसिबिलिटी ज्यादा है। अगर उस रिस्पांसिबिलिटी को निभाने लायक कोई व्यक्ति है तो वो साधना से, सवा और त्याग के माध्यम से बनना होगा। लीडर डज नॉट ड्रॉप फ्रॉम द स्काई। नेता कभी आसमान से नहीं गिरते, नेताओं को बनना पड़ता है त्याग, तितिक्षा और साधना के द्वारा। जो त्याग और तितिक्षा में प्रतिष्ठित है, लोग उन्हें राष्ट्र नेता स्वीकार कर लेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र, नेताजी कहने से ही समझ में आ जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र है, क्योंकि उन्होंने दिखाया है कि नेता का चरित्र कैसे होना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, चंद्रशेखर आजाद है, भगत सिंह है, सूर्य सेन है, बाघा जतिन है, विनय बादल दिनेश है, खुदीराम बोस है, फिर सिपाही विद्रोह करने वाले मंगल पांडे, ये सब ने त्यागा है। लेकिन उनके त्यागों को, उनके त्याग पर पानी किसने फेरा? अंग्रेजों के दलाल ने, जो आज तक हमारे देश में, हमारे घर में बैठे हुए हैं, बैठ के हमारे दिमाग के, हमारे जर्जर कराए हमारे घर को। उसका नाम लेने में हमको कोई कष्ट नहीं है। मैं कोई संगठन का भी प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूं, मैं एक भारत के नागरिक के रूप में कह रहा हूं। उस पार्टी का जो आजादी के पहले से हमारे भारतवर्ष को चला रहा है, आजादी के बाद भी उसी पार्टी के साथ 70 साल रहा, उसके खानदान, एक खानदान
एक पार्टी का लीडर का धरोहर, एक पार्टी को डिसाइड करेगा एक खानदान, वो भी भोगी नेहरू का खानदान। ये तो गिरगिट है, मिनट मिनट में अपना जात बदल लेता है, मिनट मिनट में अपना रिलीजन बदल लेता है, मिनट मिनट में अपना रंग हर मोमेंट बदल लेता है। कभी ब्राह्मण बनता है, कभी मुस्लिम बनता है, कभी क्रिश्चियन बनता है। अरे भाई, तुम्हारा आखिर परिचय क्या है? ऐसे बदल बदल के लोगों को मूर्ख बना रहा है, शोषण कर रहा है। और हमारे देश को देखिए, वही पाखंडी ढोंगी शोषक जब आता है, करोड़ों लोग का भीड़ आता है उनके दर्शन के लिए। लगता है कि भगवान का ही कोई दूत आया है, उनके दर्शन की भीड़ उमड़ पड़ती है, उनसे हैंडशेक करने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। यह मूर्खों का तंत्र नहीं तो और क्या है? इसलिए यह मूर्खों का तंत्र बदलना होगा। तो मेरा कहना है, समाज तंत्र गणतंत्र के बीच में समाजतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्टैब्लिश करना होगा। और ये जो समाजतांत्रिक प्रगतिशील समाजतंत्र, जिसमें मनुष्य को मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की गारंटी होगी, वो व्यवस्था मिस्टर श्री प्रभात रंजन सरकार ने दिए हैं, प्रभुत्व व्यवस्था। अर्थात गणतंत्र को अगर सफल बनाना हो तो ये समाज तंत्र, प्रगतिशील समाज तंत्र को प्रतिष्ठित करना ही होगा। तभी ये जो गणतंत्र के जो भी त्रुटियां हैं, ये समाप्त हो सकता है, खत्म हो सकता है। सबसे बड़ी चीज है कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार। कितने हल्ला कर रहे हैं, नौकरी देंगे, बाहर से पूंजी आएंगी, निवेश होगी तो हमें नौकरियां मिलेंगी। अरे नौकरी की कमी नहीं होगी अगर कृषि को उद्योग का दर्जा दोगे। कृषि को अगर कॉन्स्टिट्यूशनली उद्योग का दर्जा दे देते हो, कृषि आधारित उद्योग, कृषि केंद्रित उद्योग को अगर बनाने में मददगार हो, नेताएं प्लान बनाएं, हमारे कोई भी भाइयों को अपना घर छोड़ के बाहर जाने के लिए, अपने जीविका के लिए, सिर्फ रोटी के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नेताओं के दिमाग में घुस ही नहीं रहा है। आश्चर्य की बात है, बड़े बड़े नेता सरकारी प्रॉपर्टी को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन का अभी भी अर्थ नहीं समझा है नेता लोग कि जब पब्लिक प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति के हाथ में हो जाएगा, आज तो हम लोग देख ही रहे हैं ना, पहले 1 साल तक हमें फ्री डाटा मिली, सभी कंपनियां फ्री, खूब लो, फ्री यूज करो। उसके बाद सबको नशा हो गया, अब दिन रात चूस रहा है खून, लोगों को नशाग्रस्त कर दिया, एडिक्ट करके अब दिन रात खून चूस रहा है। अब गुलाम बन गए हैं, वो जितना रेट फिक्स करेगा उतना ही डाटा हमको, उतना ही पैसा देके खरीदना होगा। एक BSNL को खत्म करके रिलायंस, एयरटेल और कई कंपनियां आके अपना दबदबा, वो किसका कंपनी है? भारत की कंपनी है, उसकी किसी व्यक्ति का कंपनी है। कोई भी कंपनियां, उसका लिमिटेशन होना चाहिए, सरकार पर उसका कंट्रोल होना चाहिए। जब जरूरत से ज्यादा अगर वो एनलार्ज हो जाए, बड़ा हो जाए, तो तुरंत उसको सरकार के अंडर में लेना चाहिए। लेकिन वैसे नहीं करेंगे, क्योंकि ये राजनेता और व्यवसायी, ये दोनों एक दूसरे के सट्टे बट्टे हैं। धनतंत्र और गणतंत्र। धनतंत्र उसको प्रॉफिट चाहिए और राजनेताओं को गद्दी चाहिए, और धनतांत्रिक राजनेताओं के माध्यम से अपने उल्लू सीधा करने के लिए सफल अब तक हो रहे हैं। यही कारण है, और आज भी हो रहे हैं। आज भी सिस्टम में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, नहीं सोच रहा है। ग्रॉस पब्लिक का जो बेनिफिट है उसके बारे में नहीं सोच रहा है। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज संपूर्ण समाज में आज एक मूवमेंट खड़ा होना चाहिए। हर चीज का हिसाब किताब होना चाहिए कि 70 साल ने कौन कौन लीडर हमारे देश में बने, कौन कौन कितना लूटा है, सारा ब्यौरा ला के पब्लिक के सामने उसको नंगा करना चाहिए।
तभी नेताओं को शिक्षा मिलेगी, तभी जनता भी सीखेंगे कि जनता का अधिकार से कोई नेता बनता है। जनता अपने अधिकार वोट तो दे देते हैं, उसके बाद खुद गुलाम बन के अपने नौकरों को अपने माथा पे बैठा के चलते हैं। नौकर हो गए मालिक, मालिक हो गए नौकर। यह है गणतंत्र। इसीलिए बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी प्राउटिस्टिक सिस्टम दिए हैं। प्राउत के मूवमेंट को स्टैंड करना होगा, स्ट्रांग करना होगा। दूसरी बात, जितने नेताओं अब तक शोषण किए, जिनका धन बाहर में है या देश में है जो प्राइवेट, उस सारे धन को सीज करके सरकारी खजाने में लाके उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। सर्वात्मक कलेक्टिव वेलफेयर में लगाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक इंजीनियरिंग कॉलेज, हॉस्पिटल, एग्रीकल्चर का रेवोल्यूशन, एक क्रांति लाए एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कि न अन्न की कमी हो, न इंडस्ट्रियल सेक्टर में कमी हो। पूंजी की कोई कमी नहीं हमारे देश में, बहुत सारे पूंजी है। उसी पूंजी को अगर सही ढंग से यूटिलाइज किया जाए, हमारे देश में गरीबी नहीं रहेगी। ये पूंजी निवेश एक तरह का धनतांत्रिक साम्राज्यवाद है, कैपिटलिस्टिक इंपेरियलिज्म है। इस साम्राज्यवाद से निकलना होगा, हमें समाजतांत्रिक बनना होगा। कोई भी नीति, अर्थनीति, वो मनुष्य के कल्याण के लिए होना चाहिए, न कि मनुष्य के शोषण के लिए। जो नीतियां मनुष्य के शोषण के लिए है, सप्रेशन के लिए है, जो मनुष्य को पतन की ओर ले जा रहा है, वो नीति को फेंकना है, फेंकना पड़ेगा हम सबको एक साथ मिलकर। जो भी देश के भविष्य के बारे में सोचता हो, मैं तो सन्यासी हूं, मेरे बीवी बच्चे आगे पीछे कोई नहीं है, हमें क्यों दर्द हो रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे देश में बैठे जो राजनेता हमारे सर पे बैठकर किस तरह से नंगा नृत्य कर रहा है, शोषण कर रहे हैं। इस शोषण के विरुद्ध में एक सामूहिक क्रांति करनी ही पड़ेगी। क्रांति का मतलब मैं लाठी और तलवार की नहीं कर रहा हूं, कम से कम विचारों में तो परिवर्तन लाओ। मन में ये इच्छा शक्ति जागृत करो कि ये देश हमारा है, देश को बचाना है और संपूर्ण दुनिया को बचाना है। देश और संपूर्ण दुनिया को बचाने के लिए खुद को तैयार होना होगा। अन्याय अत्याचार के विरुद्ध में संग्राम करने की सामर्थ्य जुटानी होगी। एक साथ मिलकर अन्याय शोषण के विरुद्ध में लड़ेंगे। जो नेता हमारा साथ देंगे वो हमारा है, जो इसका विरोध करेंगे वो भी इस क्रांति में बह जाएंगे, धूल में मिट जाएंगे। ये क्रांति लानी ही होगी, यही मेरा कहना है। अगर संबित है, बुद्धि है, विवेक है, जागो हे भारतवासियों। इन शोषक, जोक, मच्छरों और डकैतों के हाथ से देश को बचाओ। उठो। कुछ नेता अच्छे हैं, करना चाहते हैं, उनका हमें साथ देना होगा। और जो लुटेरे हैं, जो दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं, उनको बढ़िया से लेसन देना होगा। यही मेरा कहना है। और प्राउत के मूवमेंट को, प्राउत आंदोलन को जन जन तक पहुंचाएं, क्योंकि प्राउत ही संपूर्ण विश्व का कल्याण कर सकता है। भारत बचेगा तो विश्व बचेगा, क्योंकि मानवता भारत में है। मानवता बचेगी तो विश्व बचेगी, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ भारत नहीं है, संपूर्ण विश्व को, मानवता को अपने सर्वश्रेष्ठ पद में प्रतिष्ठित करना होगा। मानव जो महिमा है, मनुष्य की महिमा, भागवत महिमा को सर्वश्रेष्ठ स्थान देना होगा। यही होगा एकमात्र हमारा लक्ष्य, दूसरा कुछ नहीं। संकीर्णताएं, सांप्रदायिकता, मजहब, जात पात, इस सब को फेंक देना होगा। फेंक के एक ये जो पुराने स्ट्रक्चर है समाज को तोड़ के एक नई समाज बनानी ही होगी। धन्यवाद, नमस्कार।